किडनी लीवर एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टैक्सोलॉजी के संबंध में मैं 4 सेगमेंट में आपको बता चुका हूँ। आज 5वें सेगमेंट में मैं बताने जा रहा हूँ धड़ और उसकी क्षतियाँ और प्लस आगे और कुछ डिस्कशन बताएंगे। मित्रों, मेन चीज़ आप जान लीजिए, पिछले जो हम वीडियो में बनाए हैं इसी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में, तो वो आपको हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। नए सिरे से थोड़ा रिवाइंड पीछे बैक कर देते हैं। इसमें मित्रों हेड के संबंध में पिछले बताए थे हेड इंजरी कौन कौन सी होती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों जानना कि हेड इंजरी जो है, हेड ये वाइटल पार्ट है, शरीर का मर्म भाग है। इसकी अगर इंजरी कोई होगी तो इससे मृत्यु हो सकती है। उसके बाद गर्दन और कमर के बीच का हिस्सा, ये भी मर्म भाग कहा जाता है, वाइटल पार्ट कहा जाता है। इसमें भी अगर कोई किसी प्रकार से अगर चोटकारित की जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु संभावित है। इसके अलावा हाथ पैर अन्य अगर कहीं जगह चोट लगती है इतने सिराओं के अलावा, तो उससे आदमी की जान जो है बच सकती है, आदमी की जान बच सकती है। लेकिन ऐसे पार्ट में अगर चोट लग जाती है मित्रों, तो इसमें जान जाना उसका बिल्कुल संभव है। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी मित्रों है कि हेड जो है वाइटल पार्ट है, मर्म भाग है, और ये गर्दन और उसे कमर के बीच का हिस्सा धड़ वाला, ये भी जो मर्म भाग है, इसमें भी अगर कोई चोटकारित की जाती है तो उसकी मृत्यु संभावित है, मृत्यु हो सकती है। तो आज मित्रों हम धड़ की चर्चा करने जा रहे हैं। धड़ के किस तरीके से धड़ में कौन कौन से ऐसे पार्ट आते हैं धड़ के अंदर, तो वो जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धड़ में कौन कौन से ऐसी विशेष ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की चोटकारित की जाती है। जैसे हार्ट वगैरह चोटकारित कर दी जाती है, पेट कुछ किडनी लीवर में अगर चोटकारित कर दी जाती है तो उससे उसकी मृत्यु संभावित है, ये जानना आपको ज़रूरी है। मित्रों, इसमें धड़ के अंतर्गत आने वाली जैसे वक्षस्थल हुआ चेस्ट, उत्रेस्ट स्पेक्ट्रम कहा जाता है, पसलियाँ रिप्स होती हैं, हृदय हार्ट होता है, उदर स्टमच होता है, आमाशय स्टमच कहते हैं, आंतें इंसेटिक्स कहते हैं, यकृत लीवर कहते हैं, गुर्दे किडनी कहते हैं, कुल भाग को पिंड ये बॉडी ऑफ स्ट्रिम, ये इतने भाग को बॉडी ऑफ स्ट्रिम कहते हैं, इसको धड़ कहा जाता है। इतने अंदर अगर चोटकारित की जाती है तो उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल संभावित है। इसमें मित्रों ये जानना आपको ज़रूरी है, बायां फेफड़ा जो है दाएं फेफड़े से 1 इंच बड़ा होता है, और इसमें जो है दूसरा ग्राहक कोष्ठक एक कोष्ठक के रूप में होते हैं, छोटे और बड़े करके। और ये मित्रों इसमें अमाशय जो होता है, अमाशय में मलद्वार होता है, तो इसकी अमाशय वाली 2 आंतें होती हैं, तो एक छोटी आंत एक बड़ी आंत कही जाती है। एक 9 इंच की होती है, एक 5, ये होती है 9 इंच 5 फीट की, एक 5 फीट की होती है। तो ये दोनों इनमें डिफरेंसिव है। तो 2 आंतें, एक छोटी आंत बड़ी आंत के नाम से जानी जाती हैं, जो इसके अंदर शरीर के अंदर पाई जाती हैं। अग्नाशय को प्रेंकाइसिस कहते हैं, और लीवर पित्ताशय गाल ब्लाडर कहते हैं। किडनी गुर्दे ये दो होते हैं, किडनी 2 होते हैं, एक दाएं एक बाएं। दाएं से बाएं जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर होता है, इसका काम है यूरिया में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य रूप से बनाए रखना। किडनी का काम यह है, और रक्त को शुद्ध करके हार्ट को पहुंचाना, ये किडनी का वर्क है। अस्थि संस्थान ये स्किन स्ट्रिम कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी वर्बल स्ट्रिक्शन कहा जाता है। करोट स्केल कही जाती है। पार्श्विकाएँ रिप्स पसलियाँ, ये पसलियाँ मित्रों 12-12 की रेंज में होती हैं दोनों तरफ से। उरेस्टी स्ट्रिम कहते हैं। अग्नाशय ये उसकी क्षतियाँ होती हैं। ये फीमर एक हड्डी होती है, आर्थ इट साइड इंजरीज कहते हैं। अब इसमें मित्रों अब ये जान लीजिए, ये शरीर के अंदर के पार्ट हैं, इनके अंदर अगर चोटकारित की जाती है तो उसकी मृत्यु संभावित है। अब मित्रों हम आप फायर आर्म के संबंध में बताना चाहते हैं कि फायर आर्म कौन कौन सी इंजरी क्या फायर आर्म की कौन कौन से शॉटगन होते हैं, उसमें भी थोड़ा ब्रीफ आप जान लें मित्रों। इसमें फायर आर्म जो कहा जाता है अग्नायुध अस्त्र जो है, इसमें अग्नायुध और विस्फोटक 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक अग्नायुध कहा जाता है जो राइफल रिवॉल्वर पिस्टल के द्वारा कारित की जाती है। एक विस्फोटक पदार्थ बम वगैरह जो कारित मिलते हैं उनके द्वारा विस्फोट किया जाता है, उसको विस्फोटक सामग्री कहते हैं। विस्फोटक सामग्री गोला बारूद आयुध अन्य जो सामग्री है विस्फोटक के रूप में आती है।
और इसमें शॉट गन है, मजाल, लोडिंग, डीचिंग, ये 3 प्रकार से शॉट गन के अंदर पाई जाती हैं। में राइफ़ल, अग्नायुध, राइफ़ल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, वो ये जो है राइफ़ल की जो है 250 फीट है और पिस्तौल की 60 गज, ये इनकी मारक क्षमता होती है मित्रों, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और रिवॉल्वर के भी ये इनकी गोलियां जो राउंड में चलती हैं, रिवॉल्वर पिस्टल की, ये इसकी मारक क्षमता, रिवॉल्वर की मारक क्षमता होती है मित्रों 600 से 800 फीट तक। पिस्तौल की मारक क्षमता होती 1200 फीट होती है। एक हवाई पिस्तौल होती है, हवाई पिस्तौल की मारक क्षमता होती है 30 गज। इसके लक्षण, अगर कहीं गोली लगती है, कहीं भी अगर शरीर के पार्ट में गोली लगती है तो कुछ जैसे झुलसन हुआ है, कालापन हुआ है, और घाव का एरिया जो है मार्जिन कितना जाता है, आधा सेंटीमीटर के मार्जिन से गोली का क्या जाता है, निकास द्वार, जाने का द्वार, शरीर में किस भाग से प्रवेश किए, किस भाग से गोली निकली है, ये उसमें मेडिकल में दर्शित होता है। तो इसमें ये पाई जाती है, इसके लक्षण पाए जाते हैं कि नहीं फायर मार्क इंजरी है या नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि झुलसन और कालापन, ये अगर त्वचा के पास झुलस टाइप से जाता है और कालापन नहीं रहेगी, तो इससे आप पहचान है कि ये फायर ब्रांड इंजरी है, ये किसी चाकू छुरी गणासे की नहीं है, ये फायर ब्रांड इंजरी है। इसमें टेटरिंग और ब्लैकनिश ये इसमें जो है पाया जाता है। अब मित्रों हम एक चीज़ आपको बता दें, इसमें नेक्स्ट में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कुछ इसकी जो है इंजरीज जो हैं, इसमें जिसके संबंध में, हेड के संबंध में इंजरी जो होती हैं, इसमें क्या इसके कौन कौन से नाम से संबोधित किए जाते हैं। ये हड्डियों के नेम प्लस इंग्लिश नेम में दोनों नेम हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं मित्रों। ये खोपड़ी की हड्डी को कर्पस कहते हैं, स्कल कहते हैं, और माथे की हड्डी को ललाटिस कहते हैं, ये फ्रंटल बोन कहते हैं, और चौंदिया की हड्डी को पार्सर कहते हैं, पेराइटल बोन कहते हैं, रटरी को कहते हैं कृपाल हड्डी, क्रेनियल कहते हैं, गुद्दी के हड्डी को कहते हैं पार्श्विक और ऑक्यूपेटल बोन, और इसको खोपड़ी के हड्डी को कहते हैं स्पाइनल बोन कहते हैं, और कनपटी के हड्डी को कहते हैं मित्रों टेम्परल बोन, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी को कहते हैं सुपीरियर मैक्सिमोलर बोन, और इसको मित्रों तालू के हड्डियों को कहते हैं इन्फीरियर मैक्सिलरी बोन, ये ताक की हड्डियों, नाक की हड्डियों कहते हैं पेल्टन बोन, नेजल बोन, वाइनर बोन और मॉलर बोन, और लर्जिकल बोन आंखों की हड्डियों कहते हैं। कान की हड्डियों को मैसलून कहते हैं, कान की दूसरी हड्डी को स्टेप्स कहते हैं, कान की तीसरी हड्डी को लेसर कहते हैं। और ये सामान्य रूप से ये वराइटल, कैल्कन, टेपिकल, ये गर्दन की हड्डियां हैं जैसे क्रेविकल वर्जन, और कमर की हड्डियां होती, लिम्फर वर्जन, पसलियाँ, रिब्स, हौसली की हड्डी, कॉलर बोन, हाथ की हड्डी, पाँव की हड्डी, इस प्रकार से हड्डियों के भिन्न रूप है मित्रों। ये इम्पॉर्टेंट हो तो मेडिकल डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मित्रों हम आते हैं पागलपन भी एक इसमें दिया हुआ है कि पागलपन के कौन कौन लक्षण होने चाहिए। इस टॉपिक पर हम आपको विचार बताते हैं मित्रों कि पागलपन ये कुछ होते जन्मजात पागलपन होते हैं, कुछ पागलपन का नाटक करते हैं, कुछ पागलपन के लक्षण उसमें प्रतीक होते हैं, बीच में पागल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों इसको कैसे परीक्षण करेंगे, न्यायालय कैसे परीक्षण करेगा, इसके बिंदुओं में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर पागलपन है तो अपने हाथ पैर और उसकी क्रियाकलाप जो भी हैं वो डिफरेंस होगी, और सामान्य आदमी से उस व्यक्ति में डिफरेंस होगा, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पागल है। और जब न्यायालय उसका परीक्षण करेगा तो न्यायालय के नाम, पता, एड्रेस जो भी पूछेगा, या उसको वेपन्स वगैरह पूछ लिया, या और कोई जानकारी उसके परिवार संबंधी जानकारी करता है, अगर उसमें डिफरेंस बताता है, भिन्न आता है, तो ये माना जाता है कि ये मत पागल है। कुछ होते हैं नशीली दवाओं का प्रयोग करके पागल हो जाते हैं, नशीली दवाएं, शराब, स्मैक, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, उसमें भी पागलपन का कुछ नाटक भी करते हैं, तो वो जानकारी उसकी भी आ जाती है। उससे भी जैसे भी आप पूछेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ उससे सही निकल आएगी, तो इसलिए वो उसका मान्य नहीं है। पागलपन, वास्तविक जो पागलपन है उसका बेनिफिट 1860 की जो IPC है उसके अंदर उसको लाभ मिलेगा, उसको जो है अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और पागलपन की वजह से वो जो है अपराध उसका क्षम्य माना जाएगा और उसको छूट मिल जाती है। ऐसी स्थिति में जब वास्तविक पागल है
तो उसकी जानकारी न्यायालय जो है परीक्षण के दौरान उसको कंप्लीट कर लेता है, जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके तहत वो जो पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो इसलिए पागलपन की जो है जानकारी वो कंप्लीट न्यायालय के द्वारा हो जाती है। इसमें कोई मित्रों संदेह नहीं है, मेडिकल का विषय है। तो मेडिकल के रूप में ये जानकारी पागलपन के संबंध में हो जाती है, किस तरीके से ये पागल है, वास्तव में पागल है कि नहीं, ये पागल का नाटक कर रहा है, ये जानकारी उसको हो जाती है। अब मित्रों अगले सेगमेंट में आता है प्रजनन और गर्भधारण के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें भाग को कहते हैं वाइला कहते हैं, वजाइना, यूरेट्रस, फिगर ट्यूब, ओवरीज, ओवम, पैरबल, मेडुकुलम और हाइमन। इसी के प्रजनन के संबंध में जानकारी मेडिकल में भी इसका दिया हुआ है। तो ये इसमें पुरुष वाले में है पेनिस है, स्ट्रॉम टेटिस है और पोर्टिस ग्लाड है, शुक्राणु है, अंडग्रिस है, वृषण जो है शुक्राणु है, स्नायु, उदार, शुक्रनली, शुक्ररज्जु। ये इस तरीके के महिला प्रजनन और पुरुष के प्रजनन के संबंध में जैसे भाग डिम्ब, क्रस्त, रज, योनि, छद, ये इस प्रकार के दोनों में प्रजनन की क्षमता होती है अलग अलग वो। और पुरुष के प्रजनन के अंग के कार्य प्रजनन के पुरुष की अलग प्रक्रिया होती है और महिला की प्रक्रिया अलग होती हैं। और गर्भधारण के संबंध में प्रेगनेंसी जो है ये भी जो है डॉक्टर के द्वारा परीक्षण कर लिया जाता है, प्रेगनेंसी की क्या स्थिति है, गर्भ का डेवलपमेंट क्या है, ये सारी जानकारी मेडिकल के अंदर महिला डॉक्टर जो होती है वो परीक्षण कर लेती है। परीक्षण के दौरान जो है ये जानकारी जो है लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें जब पहले मास में मित्रों महिला का जब गर्भ होता है तो इसमें अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर से 2.5 ग्राम, वजन 2.5 ग्राम का होता है, लंबाई इसकी 1 सेंटीमीटर पहले मास में। और दूसरे मास में आँख, नाक और अस्थिभवन, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, वजन 15 ग्राम होता है। तीसरे मास में अंगुलियों का निर्माण हो जाता है मित्रों, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, वजन 80 ग्राम हो जाता है। चौथे मास के मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, वजन 200 ग्राम हो जाता है। पाँचवें मास में गर्भरोग, सिर के बाल, लंबाई 25 सेंटीमीटर, वजन 400 ग्राम हो जाता है। छठे मास में त्वचा, गाल, भाव है, लंबाई 30 सेंटीमीटर, वजन 900 ग्राम हो जाता है। सातवें मास में नाखून, वसा, जीवन क्षमता, ये लंबाई 35 सेंटीमीटर, वजन 1 से 2.5 किलोग्राम का हो जाता है। आठवें मास शिशु विकसित हो जाता है, लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर हो जाती है, वजन 2 किलोग्राम का हो जाता है। 9वें मास में पूर्ण विकसित शिशु माना जाता है, उसका पूर्ण विकास हो जाता है, लंबाई इसकी 45 सेंटीमीटर है, वजन 3 किलोग्राम। ये सामान्य रूप से शिशु के ये प्रक्रियाएं होती हैं डेवलप करने के पहले मास से लेकर 9वें मास के तक में। तो कंप्लीट शिशु का डेवलपमेंट होता है, लंबाई इसकी 45 सेंटीमीटर होती है, वजन 3 किलोग्राम। ये सामान्य बच्चे के पैदा होने के समय ये लक्षण प्रतीक होते हैं। गर्भवती होने के लक्षण के संबंध में ये इसी प्रकार से है, गर्भ हुआ था निश्चित या गर्भवती हुई है, और इसके संबंध में है गर्भ रुकना, विवाह, मानहानि, दावा, गर्भ महिला, न्यायालय और गर्भ परिपक्वता की पूर्ण अवधि। इसी प्रकार से मित्रों इसमें जो है मेडिकल के संबंध में महिला ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी जानकारी की जाती है। ये महिला के संबंध में ये मेडिकल इसका कंप्लीट होता है। अब मित्रों आ जाए नपुंसकता और बाध्यता। नपुंसकता और बाध्यता इसके संबंध में मित्रों हम बताएंगे आपको। इसमें यह है पुरुषों के संबंध में एज का होता है और कृत्रिम होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि होता है, आयु होती है। इस तरीके से नपुंसकता के लक्षण पति और पत्नी दोनों से अलग अलग होते हैं, महिला और पुरुष के अलग अलग नपुंसक लक्षण होते हैं। विवाह की आकृता होती है और विवाह के विच्छेदन, पितृत्व का निर्धारण, दत्तक संबंधी वाद, आकस्मिक दुर्घटनावाद, जारकर्म, बलात्संग, आपराधिक लैंगिक अपराध। इस तरीके से इसमें जो है नपुंसकता और बाध्यता बंधता जो है इम्पोर्टेंसी ऑफ हिस्टोलॉजी के नपुंसकता और बंधता ये संबंध में लक्षण पाए जाते हैं। अगर पुरुषों में नपुंसकता और बाध्यता पाए जाने के कारण ये हैं, आयु है, कुरचनाएँ हैं, क्षति रोग है, मनोवैज्ञानिक कारण है, ये सब इसके कारण होते हैं। और स्त्रियों में नपुंसकता बाध्यता पाए जाने के कारण इसमें होती एज होती है, कुरचनाएँ इनकी हो जाती हैं और ये इनके क्षति और रोग है, इंजरी है, अगर किसी प्रकार से कोई रोग है उससे भी नपुंसकता पाई जा सकती है। मनोवैज्ञानिक भी कारण होता है नपुंसकता का। और ये इसमें नपुंसकता की रिपोर्ट के प्रारूप जैसे व्यक्ति, आयु, उसका रोजगार, पहचान, ये सब उसकी शारीरिक जो है बंदीकरण के संबंध में मेडिकल के रूप में उसको डॉक्टर जो है परीक्षण करने के समय उसमें दर्ज करते हैं। तो ये इसका परीक्षण का विषय है नपुंसकता का, जो डॉक्टरी मेडिकल लाइन में डॉक्टर ही उसको कंप्लीट जो है
अपने स्तर से उसका परीक्षण करता है। इससे पता चल जाता है कि नपुंसकता बांधता जो है वो डॉक्टरी परीक्षण का विषय है, तो उसकी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। अब मित्रों, इसमें कौमार और सकभर का प्रसव इसके संबंध में है। वेजेंटी और प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के संबंध में दिया हुआ। ये भी मित्रों कोई विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें भी लक्षण कुछ पाए जाते हैं। अगर कुमारी है तो एज के संबंध में लक्षण, पहले तीसरे मास श्रेणी गुहा, चौथे मास में जनन संघांग थोड़ा ऊपर और 5वें मास में जनन संघनक और नभी, 7वें मास में उपपत्रक नाभि, 8वें मास में उत्पत्रक, 9वें मास में उत्पत्रक नीचे। इस तरीके से मित्रों ये सब, और ये गर्भ धारण करने के समय जो भी लक्षण पाए जाते हैं ये सब इसमें दर्ज किया जाता है। और ये मित्रों मेडिकल के संबंध करने के समय उसमें रिपोर्ट तैयार करने के समय उसमें दर्ज किया जाता है। और ये इसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, ये भी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रसव के संबंध में क्या क्या उसके लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या प्रतीक रूप से पाए जाते हैं, ये सामान्य रूप से जो है ये जानकारी मित्रों होनी चाहिए। और कृत्रिम गर्भाधान क्या चीज़ है, ये मेडिकल का विषय है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। गर्भ एबॉर्शन जो है ये, इसकी जानकारी डॉक्टरों के द्वारा नैसर्गिक, कृत्रिम है, नियोजित, आपराधिक है। और नैसर्गिक गर्भपात होती गर्भवती स्त्री को शारीरिक रोग के कारण होता है, तत्का कारण होता है, शरीर में आई हुई क्षत के कारण होता है, और गर्भ के कारण भ्रूण के कारण हो जाता है। कृत्रिम गर्भ इंड्यूसिव एबॉर्शन विधिक अथवा नियोजित होता है। गर्भवती महिला को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए कारण बताया जाता है। यदि शारीरिक और मानसिक रूप से क्षम जन्म लेता संभव हो जाता है। यदि गर्भ बलात्संग के परिणाम है, पारिवारिक नियोजन उद्देश्य कारण है, गर्भवती हृदय पर। इस प्रकार से मित्रों ये इसके संबंध में डॉक्टर का विषय है। ये डॉक्टर अपने हिसाब से इसमें मेडिकल करता है। ये जानकारी मित्रों डॉक्टरी लाइन के संबंध में है। इसमें कोई विशेष इत्तला से लेना देना नहीं है। गर्भवती पीरियड में जो भी महिलाएं होंगी उसको डॉक्टर परीक्षण करने के बाद विवरण पता चल जाता है। इस तरीके से मित्रों ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है काफ़ी हद तक आपको हम बता दिए हैं। इसमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल के संबंध में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इंजरीज क्या क्या हैं और कौन कौन से मेडिकल किस तरीके से करता है, डॉक्टर क्या सावधानी करता है, क्या गलत करता है, क्या सही करता है। जब तक इसको मित्रों डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। हम आपको ब्रीफ संक्षिप्त में इसलिए बता रहे हैं कि अगर इसके लिए अध्ययन आप करें और अध्ययन करके ही पूरी जानकारी हासिल करें। विधि व्यवसायी को इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों इस सेगमेंट में इतनी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। अगले सेगमेंट में नेक्स्ट और जानकारी देंगे। मित्रों धन्यवाद।